Moving to the next topic, that is learning about the worksheet and the workbook. A worksheet in Excel consists of a grid of rows and columns which intersects to form cells where you enter data. An Excel document is called a workbook and is saved with the extension .xlsx. Like a notebook consists of many sheets, a workbook in MS Excel consists of a number of worksheets. A cell is a rectangular area where you enter data. वर्कशीट इन एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल में जो वर्कशीट होता है उसमें वो रो और कॉलम के ग्रिड, उसमें रो और कॉलम्स के ग्रिड होते हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं जिससे कि सेल बनता है और उसी सेल में आप डेटा को एंटर करते हैं। ठीक है, क्या होता है स्प्रेडशीट किस फॉर्म में होता है? रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में होता है। ये रोज और कॉलम जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, जब एक दूसरे को काटते हैं तो सेल बनता है और उसी सेल में हम डेटा को एंटर करते हैं। एक्सेल डॉक्यूमेंट को हम वर्कबुक कहते हैं और ये वर्कबुक किस एक्सटेंशन से सेव होता है? .xlsx। ठीक है, तो वैसे ही जो MS एक्सेल है, अगर उस MS एक्सेल की फाइल को आप सेव कर रहे हैं तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा? .xlsx। ओके, आ रही है बात समझ में? जैसे कि नोटबुक आपने देखा है, अपनी कॉपी देखी है, अपना बुक देखा है आपने, तो आपके बुक में भी कई सारे पेजेस होते हैं। तो जैसे आपकी बुक में कई सारे पेजेस होते हैं, कई सारे शीट्स होते हैं, वैसे ही MS एक्सेल के वर्कबुक में भी कई सारे वर्कशीट्स होते हैं। तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो बुक है हमारा, वो बुक हमारा क्या है? वर्कबुक है। ठीक है, बुक हमारा क्या है? वर्कबुक है। और जो उसकी पेजेस हैं, जो उसके पेजेस हैं, हमारी बुक के जो पेजेस हैं वो वर्कशीट हैं। तो जैसे पेजेस से मिलके बुक बनता है, आपकी बुक में ढेर सारे पेज हैं ना, और उन पेजेस को जब एक साथ मिलाते हैं तभी तो बुक बनता है। तो जैसे पेजेस से मिलकर बुक बनता है, वैसे ही वर्कशीट से मिलकर वर्कबुक बनता है। मीन्स कि जैसे बुक में पेजेस होते हैं वैसे ही वर्कबुक में वर्कशीट्स होते हैं। आई बात समझ में? और जो सेल होता है, सेल अभी मैंने बताया कि सेल रोज और कॉलम के इंटरसेक्शन से बनता है। और जो सेल होता है वो एक रेक्टेंगुलर एरिया होता है। ठीक है, सेल क्या होता है? एक रेक्टेंगुलर एरिया होता है जहाँ पर हम डेटा को एंटर करते हैं। अबाउट सेल एड्रेसेस। As you know, a worksheet consists of cells and each cell is formed by an intersection of a row and column. जैसा कि आप जानते हैं वर्कशीट में सेल्स होते हैं और हर सेल रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से बनता है। Each cell is referred as a column row combination like B2, D4, E5, etc. where the first character B, D, E, etc. represent the column address and the second character represent the row address 2, 4, 5, etc. When you click on a cell, it becomes active and active cell has a boundary around it. सेल एड्रेस क्या होता है? जैसे कि आप जहाँ रहते हैं, किसी घर में रहते हैं, तो आपके घर का एक एड्रेस होता है। वैसे ही ये सेल्स जो हैं वो स्प्रेडशीट में रहते हैं और हर सेल का एक एड्रेस होता है। जैसे अगर आपके घर जाना है तो आपके घर का एड्रेस पता होगा तभी आपके घर कोई जा सकता है ना। वैसे ही वर्कशीट में हर सेल का एक एड्रेस होता है और ये एड्रेस कैसे बनता है? कॉलम लेटर और रो नंबर से मिलकर बनता है। ये क्या है? कॉलम है, कॉलम ए, ये है कॉलम बी, कॉलम सी, कॉलम डी। मीन्स कि ये क्या है? कॉलम ए, दिस इज कॉलम बी, दिस इज कॉलम सी एंड दिस इज कॉलम डी। और फिर ये क्या है? दिस इज रो 1, दिस इज रो 2, दिस इज रो 3 एंड दिस इज रो 4। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो जहाँ ये रो और कॉलम एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पर सेल बनता है। जैसे कि ये जा रहा है रो 1 और ये कॉलम 1, तो यहाँ पे इसने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया। यहाँ पे रो और कॉलम एक दूसरे को कट कर रहे हैं ना, ये रो है और ये कॉलम है।
इस रो और कॉलम ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया तो यहाँ पर क्या बन गया, एक रेक्टेंगुलर एरिया बन गया। इसी रेक्टेंगुलर एरिया को हम सेल कहते हैं। और ये सेल, इस सेल को की एड्रेसिंग हम कैसे करते हैं, कैसे एड्रेस लिखते हैं इसका, कॉलम लेटर और रो नंबर से। जैसे कि और सेल एड्रेस कैसे होते हैं, B2, D4, E5 ऐसे करके। तो जहाँ B क्या है, कॉलम एड्रेस है, D क्या है, कॉलम एड्रेस है, E क्या है, कॉलम एड्रेस है, और 2 क्या है, रो एड्रेस है, 4 क्या है, रो एड्रेस है, और 5 क्या है, रो एड्रेस है। जैसे कि अगर हम कहें कि इस सेल का एड्रेस क्या है, तो इस सेल का एड्रेस क्या होगा, A1। इस सेल का एड्रेस क्या होगा, A1। क्यों A1 होगा, क्योंकि ये कॉलम A में है और रो 1 में है। तो हम पहले क्या लिखते हैं, पहले हम कॉलम लिखते हैं, क्या लिखते हैं हम, पहले कॉलम लेटर लिखते हैं और फिर हम क्या लिखते हैं, रो नंबर लिखते हैं। आ रही है बात समझ में। कभी भी हम पहले रो नंबर और बाद में कॉलम लेटर नहीं लिखेंगे, ये रॉन्ग है, ठीक है। आ रही है बात समझ में। क्या लिखना है हमें, पहले हमें कॉलम लेटर लिखना है और फिर उसके बाद रो नंबर लिखना है। मतलब कि अगर हम इसका एड्रेस पूछें तो आप बताएंगे कि इसका एड्रेस होगा, इसका कॉलम क्या है, A है ना, और इसका रो क्या है, 1 है। इसका कॉलम क्या है, A है, और इसका रो क्या है, 1 है। तो आप इसका एड्रेस बताएंगे कि इसका एड्रेस है A1, ठीक है। अगर मैं पूछूं इसका एड्रेस क्या है तो आप बताएंगे A2 है, क्योंकि ये कॉलम A में है और रो 2 में है, तो इसका एड्रेस होगा A2। ऐसे ही ये रो B है और कॉलम 1, ये कॉलम B है और रो 1 है, तो इसका एड्रेस क्या होगा, इसका एड्रेस होगा B1, ठीक है। इसका एड्रेस क्या होगा, C1। ये है D1। ऐसे ये A2 है, ये B2, ये C2 और ये D2, ठीक है। और जैसे ही हम किसी सेल में क्लिक करते हैं वो सेल एक्टिव हो जाता है और उसके चारों तरफ एक बाउंड्री बन जाती है, ठीक है। जैसे कि हमने C3 में क्लिक किया है तो C3 सेल एक्टिव हो गया है और इसके चारों तरफ एक बाउंड्री बन गई है। चेक पॉइंट, राइट डाउन द सेल एड्रेसेस इन द सेल्स विच हैव अ रेड बॉर्डर अराउंड देम। चलिए देखते हैं आप बता पाते हैं कि नहीं। ये क्या है, ये है B2, ये है C3, A4, B5, A8, C7, E3, E5, E8, F7 and G3, okay. A cell forms by intersection ऑफ रो एंड कॉलम। सेल कैसे बनता है, रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से बनता है। मीन्स जहाँ पे रो और कॉलम एक दूसरे को कट करते हैं वहीं पर सेल बनता है। रिमेंबर, प्रेस होम बटन ऑन द कीबोर्ड टू गो टू द फर्स्ट सेल A1 ऑफ द वर्कशीट। अब वर्कशीट का फर्स्ट सेल क्या होता है, तो फर्स्ट सेल होता है हमारा A1, और हमें अगर A1 पर आना है तो क्या करना होगा, हमें कीबोर्ड से होम बटन प्रेस करना रहेगा। तो सपोज अगर हम यहाँ पर हैं और हमें जाना है A1 पर, मतलब कि वर्कशीट के फर्स्ट सेल पर जाना है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, कीबोर्ड से हम होम बटन प्रेस करेंगे। होम बटन प्रेस करते ही हम कहाँ आ जाएंगे, A1 सेल पर। कहाँ आ जाएंगे, सेल A1 पर, ओके। कंपोनेंट्स ऑफ द एक्सेल स्क्रीन, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं एक्सेल स्क्रीन के, आइए देखते हैं। टाइटल बार, ये टाइटल बार है, ठीक है। दिस इज रिबन एंड दिस इज नेम बॉक्स, ओके। नेक्स्ट इज दिस इज सेल पॉइंटर, वर्कशीट टैब्स एंड दिस इज formula bar, okay. Let's learn about
them one by one. First is title bar. The title bar shows the name of the current workbook in which you are working and the standard and 3 standard window buttons on its side. टाइटल बार ये है, सबसे टॉप पर होता है हमारा टाइटल बार, ठीक है। ये टाइटल बार करंट वर्कबुक का नेम डिस्प्ले कराता है जिसमें हम वर्क कर रहे हैं, मीन्स कि जिस वर्कबुक में हम करेंटली वर्क कर रहे हैं उस वर्कबुक का नेम डिस्प्ले कराता है। फॉर एग्जांपल अभी हम किस वर्कबुक में वर्क कर रहे हैं, बुक 1 में। बाय डिफ़ॉल्ट इसका क्या नेम है, बुक 1। तो क्या करता है ये, जिस भी वर्कबुक में हम काम कर रहे हैं उस वर्कबुक का नेम डिस्प्ले करता है। और इस टाइटल बार में 3 स्टैंडर्ड विंडो बटन्स होते हैं। कौन कौन से बटन होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज, ठीक है, दिख रहा है कौन कौन से, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज, ओके। Second is ribbon. The ribbon gives you all the options to work from a single area. You will find the various tabs like home, insert, page layout and formulae. रिबन में सारे ऑप्शंस होते हैं जिससे कि आप एक सिंगल एरिया से ही सारे काम कर सकते हैं। रिबन में आप कई सारे टैब्स देख सकते हैं जैसे कि होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फॉर्मूले टैब, डेटा टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब, ओके। ये सारे टैब्स हम देखते हैं रिबन में। नेक्स्ट कंपोनेंट इज कमांड बटन्स। व्हेन यू क्लिक ऑन सम टैब द कमांड बटन्स रिलेटेड टू दैट टैब अपीयर। यू क्लिक ऑन अ कमांड बटन टू कैरी आउट द रिक्वायर्ड इंस्ट्रक्शंस। कमांड बटन्स क्या होते हैं, जब भी आप किसी टैब पर क्लिक करते हैं जैसे कि होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फार्मूलाज टैब, डेटा टैब, रिव्यू टैब, etc, तो जब भी आप किसी टैब पर क्लिक करते हैं तो उससे रिलेटेड कमांड बटन डिस्प्ले होने लगते हैं। आप किसी भी एक कमांड बटन पर क्लिक करके अपना काम कर सकते हैं, जो भी आप काम करना चाहते हैं। मीन्स कि अगर आप होम टैब पर क्लिक करते हैं तो कई सारे कमांड बटन्स आपको डिस्प्ले होंगे। अब आपको जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है उससे रिलेटेड कमांड बटन पर क्लिक करके आप वो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट component is cell pointer. The cell pointer is a rectangular pointer which when moved to a cell makes it an active cell so that operations can be done on it. अब सेल पॉइंटर क्या होता है, सेल पॉइंटर एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है। ये जिस भी सेल में रहता है वो सेल एक्टिव हो जाता है। जैसे कि अभी हम A1 में हैं तो ये सेल पॉइंटर A1 में है तो ये सेल एक्टिव हुआ। अगर हम इस सेल पॉइंटर को कर्सर की हेल्प से अगर B1 में ले आएँ तो B1 एक्टिव सेल हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि सेल पॉइंटर एक रेक्टेंगुलर पॉइंटर होता है, ये जिस भी सेल में रहता है उस सेल को एक्टिव सेल बना देता है, ठीक है। फिर क्या है, नेम बॉक्स। द नेम बॉक्स शोज द नेम ऑफ द एक्टिव सेल वेयर योर सेल पॉइंटर इज। नेम बॉक्स क्या करता है, एक्टिव सेल का एड्रेस डिस्प्ले करता है। जैसे कि अभी हम करेंटली किस में हैं, एक्टिव सेल क्या है हमारा, A1 है। हमारा सेल पॉइंटर A1 में है, A1 में सेल पॉइंटर है, इसका मतलब कि A1 एक्टिव सेल है। और नेम बॉक्स क्या करता है, एक्टिव सेल का ही एड्रेस डिस्प्ले कराता है। क्या करता है नेम बॉक्स, एक्टिव सेल का एड्रेस डिस्प्ले कराता है। तो अभी एक्टिव सेल हमारा क्या है, A1 है, तो इसमें क्या दिखेगा, A1। सपोज अगर हम माउस से यहाँ पर क्लिक करें इस सेल में तो ये सेल हमारा एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। और ये सेल जब एक्टिव हो जाएगा तो ये कौन सा सेल है हमारा, E4 है। तो यहाँ नेम बॉक्स में क्या दिखेगा, E4 दिखेगा। आ रही है बात समझ में, क्या नेम बॉक्स क्या डिस्प्ले कराता है, करेंटली एक्टिव सेल का एड्रेस डिस्प्ले कराता है। जो भी सेल एक्टिव रहेगा उसका एड्रेस किस में दिखाएगा, नेम बॉक्स में दिखाएगा। फिर उसके बाद क्या है, फॉर्मूला बार। When you click on a cell, you can see and edit its contents in the formula bar. This is formula bar. जब भी आप किसी सेल पर क्लिक करेंगे तो उस सेल के कंटेंट यहाँ पर इस फॉर्मूला बार में देखने लगेंगे और उस सेल के कंटेंट को आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। फिर है हमारा वर्कशीट टैब्स। वर्कशीट टैब्स आर यूज टू मूव फ्रॉम वन वर्कशीट टू अनदर। वर्कशीट टैब का यूज़ हम करते हैं एक वर्कशीट से दूसरे वर्कशीट में जाने के लिए।
बाय डिफ़ॉल्ट 3 वर्कशीट टैब्स हमको दिखते हैं यहाँ पर, शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3। तो करेंटली अभी हम शीट 1 में हैं। अगर हम वर्कशीट 2 में जाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली शीट 2 पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे हम वर्कशीट 2 में पहुंच जाएंगे। और अगर हम वर्कशीट 3 में जाना चाहते हैं तब हम क्या करेंगे, हम सिंपली शीट 3 पर क्लिक कर देंगे तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, वर्कशीट 3 में। आ रही है बात समझ में? मतलब कि इन वर्कशीट टैब का यूज़ हम क्यों कर रहे हैं, एक वर्कशीट से दूसरे वर्कशीट में जाने के लिए। ठीक है, और कैसे जाना है, बस सिंपली उस सीट पर क्लिक कर देना है तो हम उस वर्कशीट में पहुंच जाएंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा। यू कैन एंटर वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा इन अ वर्कशीट। यू कैन एंटर टेक्स्ट डेटा, न्यूमेरिक डेटा, डेट एंड टाइम, फॉर्मूले। ओके, हम वर्कशीट में डिफरेंट टाइप्स के डेटा एंटर करा सकते हैं। कौन कौन से डेटा हम एंटर करा सकते हैं, टेक्स्ट डेटा एंटर करा सकते हैं, न्यूमेरिक डेटा एंटर करा सकते हैं, डेट एंड टाइम एंटर करा सकते हैं और फॉर्मूला एंटर करा सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं टेक्स्ट डेटा के बारे में। व्हाट इज टेक्स्ट डेटा? टेक्स्ट डेटा कैन कंसिस्ट ऑफ अल्फ़ाबेट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स, स्पेसेस एंड नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल सनी जॉर्ज 112 सेक्टर 10 etc। टेक्स्ट डेटा में क्या क्या होता है, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स होते हैं, स्पेसेस होते हैं और नंबर्स होते हैं। जैसे कि एग्जांपल है सनी जॉर्ज 112 सेक्टर 10। अब ये सनी क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स तो आप जानते ही हैं, कितने अल्फ़ाबेट्स हैं इसमें, कितने कैरेक्टर्स हैं इसमें, 1 2 3 4 5। सनी लिखा हुआ है तो सनी में कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, कितने कैरेक्टर्स हैं, 5। 1 2 3 4 5। तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर है। ये सनी क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स है। ठीक है, ऐसे ही जॉर्ज भी क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स है। फिर ये क्या है, 112 क्या है, 112 है हमारा नंबर। ठीक है, और फिर यहाँ आप देख रहे हैं सनी और जॉर्ज के बीच में एक स्पेस है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा टेक्स्ट डेटा। टेक्स्ट डेटा में क्या क्या होता है, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स होते हैं, स्पेसेस होते हैं और नंबर्स होते हैं। क्या क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स, स्पेसेस, नंबर्स। ओके, second data type is numeric data. Numeric data include numbers 0 to 9 and characters plus, minus, percentage, dollar, slash, comma etc। जैसे कि अब न्यूमेरिक डाटा क्या हुआ, अगर किसी का फ़ोन नंबर है तो वो भी न्यूमेरिक डेटा है, अगर किसी का रोल नंबर है वो क्या है, वो भी न्यूमेरिक डेटा है, किसी की एज है वो क्या है, न्यूमेरिक डेटा है। तो न्यूमेरिक डेटा में क्या क्या आता है, नंबर्स 0 to 9 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं, मीन्स कि 0 to 9 के कॉम्बिनेशन से जो भी नंबर्स बनते हैं वो, और जितने भी कैरेक्टर्स हैं जैसे कि प्लस, माइनस, परसेंटेज, डॉलर, स्लैश, कॉमा, ये सारे किस में आएंगे, न्यूमेरिक डेटा में आएंगे। ठीक है, फिर क्या है, डेट एंड टाइम। यूज अ स्लैश और अ हाइफन टू सेपरेट द पार्ट्स ऑफ अ डेट। फॉर एग्जाम्पल टाइप 9/5/2002 और 5-September 2002। अब डेट एंड टाइम लिखने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डेट एंड टाइम डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। अगर हमें डेट लिखना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे, हम स्लैश का यूज़ करेंगे या हाइफन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि 9/5/2002 लिख सकते हैं हम, या फिर हम हाइफन का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि 5-September-2002। ओके, नेक्स्ट इज फॉर्मूला डेटा टाइप। You must give an equal to sign before the formula is entered. For example, equal to A1 plus B1 is a valid formula which will add up the values in the cells A1 and B1. कभी भी फॉर्मूला लिखने से पहले हमको इक्वल टू साइन लिखना मस्ट होता है। ठीक है, जैसे कि इक्वल टू A1 प्लस B1 एक वैलिड फार्मूला है जो क्या करेगा,
A1 और B1 की वैल्यू को ऐड करेगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में। रिमेंबर, इफ यू डू नॉट पुट द इक्वल टू साइन बिफोर द फॉर्मूला इट विल टेकन एज द टेक्स्ट एंट्री। अगर हम किसी भी फॉर्मूला के पहले इक्वल टू साइन नहीं लगाते हैं तो वो उस फॉर्मूला को टेक्स्ट एंट्री की तरह ही लेगा। मीन्स कि तब वो इक्वल टू A1 प्लस B1 है, अगर हम इक्वल टू लिखना भूल जाते हैं तो क्या होगा, वो इसको फॉर्मूले की तरह नहीं लेगा, वो उसको बस टेक्स्ट एंट्री की तरह लेगा। ठीक है। क्विक क्विज, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इक्वल टू मेथड इन द वर्कशीट। क्या यूज़ है इक्वल टू मेथड का वर्कशीट में, ये आपको बताना है। ठीक है। नेक्स्ट इज एंटरिंग डेटा इन अ वर्कशीट। वर्कशीट में डेटा एंटर करना। यू कैन एंटर डेटा इन अ वर्कशीट यूजिंग द फॉलोइंग मेथड्स। फर्स्ट मेथड इज डायरेक्ट एंट्री। डायरेक्ट एंट्री मेथड क्या है देखते हैं। टू एंटर डेटा डायरेक्टली इन अ सेल परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप्स। वी हैव टू follow these steps to direct entry of data. Activity 1, to enter data in a cell. सेल में डेटा एंटर करना। क्या क्या स्टेप्स हैं और कैसे फॉलो करना है इनको। सो फर्स्ट स्टेप इज मेक दैट सेल एक्टिव बाय क्लिकिंग ऑन इट। ये तो आप जानते ही हैं कि अगर किसी भी सेल को एक्टिव करना है तो उस सेल में क्लिक कर देंगे, वो सेल एक्टिव हो जाएगा। सपोज अगर हमें A1 में डेटा को एंटर कराना है तो हम क्या करेंगे, A1 पर क्लिक करेंगे। A1 पर क्लिक करते ही ये सेल एक्टिव हो जाएगा। अब क्या करना है हमें, टाइप डेटा इन द सेल। अब हम कीबोर्ड से टाइप कर देंगे जो भी हमें टाइप करना है। सपोज हमें नेम्स टाइप करना है तो हमने नेम्स टाइप कर दिया। अब क्या होगा, वाइल एंटरिंग द डेटा यू विल नोटिस द एंटर मार्क एंड द कैंसल मार्क अपीयर इन द बिगनिंग ऑफ द फॉर्मूला बार। जब आप डेटा एंटर करा रहे होंगे तब आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर एक एंटर मार्क और एक कैंसल मार्क आपको दिखेगा फॉर्मूला बार के बिगनिंग में। ये फॉर्मूला बार के बिगनिंग में, ये फॉर्मूला बार है आपका। इस फॉर्मूला बार के बिगनिंग में आपको दिखेगा कैंसल मार्क और एंटर मार्क। अब क्या करना है आपको, क्लिक ऑन द एंटर बटन टू एक्सेप्ट द डेटा और ऑन द कैंसल बटन टू रिजेक्ट द डेटा यू हैव एंटर्ड। अब आपने जो एंटर किया है उसको अगर आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो एंटर मार्क पर क्लिक कर दीजिए, और अगर जो डेटा आपने एंटर किया है उसको रिजेक्ट करना चाहते हैं तो कैंसल पर क्लिक कर देना है आपको। और सिंपली मूव द सेल पॉइंटर अवे यूजिंग कर्सर कीज और जस्ट क्लिक द माउस बटन एनीवेयर आउटसाइड द सेल, द डेटा विल बी एंटर्ड। या फिर आप क्या कर सकते हैं, या तो आप एंटर या कैंसल मार्क का यूज़ करिए, या फिर आप दूसरा तरीका ये है कि आप माउस पॉइंटर को कर्सर की हेल्प से उस सेल से कहीं दूर ले जाएं। ठीक है, मीन्स कि माउस पॉइंटर को उस सेल से, उस एक्टिव सेल से बाहर ले जाएं तो भी डेटा एंट्री हो जाएगी। या फिर आप क्या कर सकते हैं कि कहीं पर भी इस सेल के बाहर माउस बटन क्लिक करें, माउस बटन क्लिक करते ही डेटा एंट्री हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट इज using autofill. Autofill is a feature using which data can be filled automatically in cells based on the contents of the previously entered data. Using autofill makes it easy to generate series like number series, days series and month series. autofill एक फीचर होता है जिससे हम क्या कर सकते हैं कि ये ऑटोमेटिकली डेटा को फिल कर देता है। किस बेसिस पे ये फिल करता है डेटा को, जो भी प्रीवियसली एंटर्ड डेटा है, जो भी पहले से हमने डेटा एंटर किया है उस डेटा के बेस पर ये ऑटोमेटिक आगे का डेटा फिल कर देता है। ऑटो फिल की हेल्प से हम नंबर सीरीज जनरेट कर सकते हैं, डेज सीरीज जनरेट कर सकते हैं, मंथ सीरीज जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज जनरेटिंग द नंबर सीरीज जनरेट करना। To generate the number series with a fixed increment decrement between the values, follow the given steps. Activity 2, to generate the number series 2 to 20 with a difference of 2. अब हमें क्या करना है, 2 से लेकर 20 तक का नंबर सीरीज जनरेट करना है और डिफरेंस क्या रखना है, 2 का डिफरेंस रखना है। मीन्स कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे करके। ठीक है, डिफरेंस 2 का रख रहे हैं ना हम,
और कहाँ तक करना है हमें, 20 तक। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एंटर द फर्स्ट नंबर इन अ सेल। फर्स्ट नंबर हमने क्या एंटर कर दिया, 2। क्यों हमने 2 एंटर किया, क्योंकि हमें 2 से लेकर 20 तक का सीरीज़ इसमें फिल कराना है। तो हमने फर्स्ट नंबर एंटर कर दिया 2। फिर क्या करना है हमें, एंटर द सेकेंड नंबर इन द सबसिक्वेंट सेल। अब इसके सबसिक्वेंट सेल में हमें 4 एंटर करा देना है, जो कि हमारा सेकेंड नंबर है। द डिफरेंस विल एक्ट एज द स्टेप वैल्यू फॉर द फोर्थ कमिंग नंबर्स। अब ये इन दोनों का डिफरेंस, मतलब कि अगर हम 4 - 2 करते हैं तो क्या आता है, 2। और यही 2 मतलब कि यही डिफरेंस क्या करेगा, फोर्थ कमिंग नंबर्स के लिए स्टेप वैल्यू का काम करेगा। ठीक है, सेलेक्ट बोथ द सेल्स। अब क्या करना है, इन दोनों सेल्स को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद ड्रैग फ्रॉम द fill हैंडल टू जनरेट द सीरीज ऑफ नंबर्स विद द स्टेप वैल्यू एडेड टू ईच न्यू नंबर जनरेटेड। अब क्या करना है, यहाँ पर आपको एक fill हैंडल दिखेगा। इस fill हैंडल को ड्रैग करना है, कहाँ तक ड्रैग करना है, जहाँ तक कि आपको 20 ना दिखने लगे। ठीक है, और फिर आप वहाँ तक ड्रैग कर देंगे तो आपका नंबर सीरीज जनरेट हो जाएगा। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, जनरेटिंग द सीरीज फॉर डेज। डेज के लिए सीरीज जनरेट करना। यू कैन ऑल्सो जनरेट अ सीरीज फॉर डेज स्टार्टिंग फ्रॉम एनी डे। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू एंटर मंडे इन अ सेल एंड ड्रैग द fill हैंडल, द सीरीज विल कंटिन्यू एज मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे etc. फॉलो द स्टेप्स गिवन टू डू इट। हम डेज के लिए भी सीरीज जनरेट कर सकते हैं, और ये सीरीज हम किसी भी डे से स्टार्ट कर सकते हैं। चाहे तो हम मंडे से स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे तो हम सैटरडे से स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे तो हम फ्राइडे से स्टार्ट कर सकते हैं। मीन्स कि आप जिस भी डे से चाहें उस डे से सीरीज़ स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हम मंडे एंटर करते हैं सेल में और फिर fill हैंडल को ड्रैग करते हैं तो एक सीरीज़ जनरेट हो जाएगी, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ऐसे करके। ठीक है, तो कैसे करना है ये आइए देखते हैं। एक्टिविटी 3, टू जनरेट द सीरीज फॉर डेज। फर्स्ट स्टेप इज एंटर द डे इन द सेल फ्रॉम विच यू वांट टू जनरेट द सीरीज। अब आपको जिस भी डे से सीरीज स्टार्ट करना है वो डे यहाँ पर एंटर करना है। सपोज हम मंडे से सीरीज जनरेट करना चाहते हैं तो हमने इस सेल में क्या कर दिया, मंडे एंटर कर दिया। अब मंडे एंटर करने के बाद सेकेंड स्टेप क्या है, ड्रैग फ्रॉम fill हैंडल टू जनरेट द सीरीज। अब यहाँ पर आपको fill हैंडल दिख रहा है, इस ऐसा कुछ दिख रहा है fill हैंडल। इस fill हैंडल को ड्रैग करके ले आना है नीचे। तो जैसे ही आप fill हैंडल को ड्रैग करेंगे तो आपको ये सीरीज दिखने लगेंगी, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। आ रही है बात समझ में। द सीरीज फॉर द डेज विल बी जनरेटेड। डेज के लिए सीरीज जनरेट हो जाएगा। ओके, सेलेक्टिंग ऑफ डेटा इन द वर्कशीट। इफ यू वांट टू परफॉर्म सम ऑपरेशन कलेक्टिवली ऑन अ रेंज ऑफ सेल्स लाइक कॉपिंग, चेंजिंग फॉन्ट or deleting etc, you need to select that particular range of cells first. Follow the steps given to do this. Selecting of data in the worksheet. वर्कशीट में डेटा सेलेक्ट करना। अगर आप किसी सेल रेंज पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं जैसे कि कॉपिंग, चेंजिंग फॉन्ट या डिलीटिंग, तो सबसे पहले आपको उस सेल रेंज को सेलेक्ट करने की ज़रूरत होगी। आज ये बात समझ में क्या कहा जा रहा है कि अगर आपको कोई सेल रेंज है और उस सेल रेंज पर आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक सेल रेंज है A1 to A6। क्या सेल रेंज है, A1 to A6। इस सेल रेंज पर आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म कराना चाहते हैं तो कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कराने के लिए पहले उस सेल रेंज को सेलेक्ट करना होगा, तभी हम उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि कॉपिंग, चेंजिंग फॉन्ट या डिलीटिंग। अगर हम इस सेल रेंज को कॉपी करना चाहते हैं या हम इस सेल रेंज का फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं या हम इस सेल रेंज को डिलीट करना चाहते हैं, तो ये करने के लिए हमें सबसे पहले उस सेल रेंज को सेलेक्ट करना होगा। हम सेलेक्ट करेंगे तभी इस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो लेट्स सी हाउ टू सेलेक्ट the particular range of cells. Okay, for this here is an activity
Activity 4. To select the data in the worksheet. First step is click the mouse pointer in the upper left corner cell of the range. आपको क्या करना है, माउस पॉइंटर को सेल रेंज के अपर लेफ्ट कॉर्नर पर क्लिक करना है. अपर लेफ्ट कॉर्नर पर क्लिक करने के बाद सेकंड स्टेप इज ड्रैग द माउस टू रीच द लोअर राइट कॉर्नर सेल. फिर आपको क्या करना है, माउस को ड्रैग करके लोअर राइट कॉर्नर सेल तक ले जाना है. ऐसा करते ही इंटायर रेंज सेलेक्ट हो जाएगा. ये पूरा रेंज सेलेक्ट हो जाएगा, मीन्स कि A1 से लेकर A6 तक पूरा रेंज सेलेक्ट हो जाएगा. करना क्या है, यहाँ क्लिक करना है. यहाँ क्लिक करके माउस पॉइंटर को ड्रैग करके यहाँ ले आना है. ऐसा करते ही ये A1 to A6 सेलेक्ट हो जाएगी. या फिर सेकंड मेथड इज क्लिक ऑन द फर्स्ट सेल ऑफ द रेंज. मीन्स व्हाट इज द फर्स्ट सेल ऑफ द रेंज. सो A1 इज द फर्स्ट सेल ऑफ द रेंज. A1 कॉलन 6 मीन्स कि A1 क्या है, हमारा A1 से A6 रेंज का फर्स्ट सेल है. तो हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट सेल में क्लिक करेंगे. सेकंड स्टेप इज प्रेस द शिफ्ट की एंड क्लिक ऑन द लास्ट सेल ऑफ द रेंज. अब क्या करना है, हमें शिफ्ट की प्रेस करना है और शिफ्ट की प्रेस करने के बाद हमें लास्ट सेल पर क्लिक करना है. लास्ट सेल क्या है हमारा, ये है A6 है. ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा, इंटायर रेंज विल बी सेलेक्टेड. पूरा रेंज ये सेलेक्ट हो जाएगा. मीन्स A1 से A6 तक ये रेंज सेलेक्ट हो जाएगा. ओके, next topic is copying and moving of data. Let us see how to copy and move data from one location to another. डेटा को कॉपी करना और डेटा को मूव कराना. कैसे हम डेटा को कॉपी करेंगे एक जगह से दूसरी जगह पर, और कैसे हम डेटा को वन लोकेशन से अनदर लोकेशन पर मूव करा कर ले जाएंगे, ये हम सीखेंगे इसमें. ठीक है, तो आइए सीखते हैं कैसे हम डेटा को वन लोकेशन से अनदर लोकेशन पर कॉपी करेंगे और मूव करेंगे. सो फर्स्ट इज कॉपिंग द डेटा. कॉपिंग ऑफ डेटा मीन्स दैट द डेटा विल रिमेन एट द ओरिजिनल लोकेशन एज वेल एज विल बी कॉपीड टू द सेकंड लोकेशन. कॉपिंग ऑफ डेटा का मतलब ये है कि डेटा अपने ओरिजिनल लोकेशन पर भी रहेगा और सेकंड लोकेशन पर भी कॉपी हो जाएगा. कैसे हम करेंगे, आइए देखते हैं एक्टिविटी 5 से. Activity 5. To copy data from one location to another location. First step is select the range of cells which you want to copy from one place to another place. सबसे पहले हमको क्या करना है, उस सेल रेंज को सेलेक्ट कर लेना है जिस सेल रेंज को हम एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना चाहते हैं. तो हमने क्या कर लिया, हमने A5 को सेलेक्ट कर लिया. किस रेंज को सेलेक्ट कर लिया हमने, A1 से लेकर A5 तक हमने सेलेक्ट कर लिया. और सेलेक्ट करना अभी हमने पढ़ा ही है कैसे सेलेक्ट करते हैं. सेलेक्ट करने के बाद सेकंड स्टेप इज क्लिक ऑन द होम टैब. यू हैव टू क्लिक ऑन होम टैब. थर्ड स्टेप इज क्लिक ऑन द कॉपी बटन. होम टैब पर क्लिक करने के बाद कहाँ क्लिक करना है, हमें कॉपी बटन पर क्लिक करना है. ओके, फोर्थ स्टेप इज क्लिक इन द सेल वेयर यू वांट द फर्स्ट एंट्री ऑफ द डेटा. अब हमको उस सेल में क्लिक करना है जिस सेल में हम अपने डेटा का फर्स्ट एंट्री चाहते हैं. मीन्स कि जो हमारा डेटा है उस डेटा का फर्स्ट एंट्री क्या है, नेम है. तो हम इस सेल में चाहते हैं कि नेम यहाँ पर आए. तो हम क्या करेंगे, इस सेल में क्लिक करेंगे. क्लिक करने के बाद क्लिक ऑन द पेस्ट बटन. अब हम क्या कर देंगे, पेस्ट बटन पर क्लिक कर देंगे. द सेलेक्टेड डेटा विल बी कॉपीड टू द न्यू लोकेशन. अब क्या होगा, सेलेक्टेड डेटा अपने ओरिजिनल लोकेशन पर भी है और आप देख पा रहे हैं कि न्यू लोकेशन पर भी ये कॉपी हो गया. ओके, आई बात समझ में. कॉपिंग का क्या मतलब है कि कॉपिंग में डेटा अपने ओरिजिनल लोकेशन पर भी रहता है और न्यू लोकेशन पर भी कॉपी हो जाता है. देख रहे हैं आप कि डेटा का ये ओरिजिनल लोकेशन था, पहले यहाँ था ना डेटा, और अब डेटा यहाँ भी है और कॉपी होके यहाँ पर भी आ गया है. ओके.